बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी का पाठ 3 सावले सपनों की याद। ठीक है बच्चों, कौन सा पाठ पढ़ेंगे? जिसके लेखक है जाबिर हुसैन और इनका लिखा हुआ जो पाठ है सावले सपनों की याद, यह पढ़ेंगे बच्चों। क्योंकि आपके जो नया कोर्स अभी जो नया हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत जो कोर्स दे रखा है उसमें पाठ 3 सावले सपनों की याद दे रखा है, इसलिए आज हम इसे पढ़ेंगे। हमने ऊपर वाला पाठ अभी छोड़ दिया है। ठीक है, और कुछ जानकारी होगी तो हम ये पाठ भी आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे सावले सपनों की याद। सावले सपनों की याद जिसके लेखक है जाबिर हुसैन। ठीक है, इनका जो लेखक परिचय है वो हम बाद में डालेंगे। बच्चों, हम इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सावले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया है कि यह पाठ प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी, जो कि प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी है सालिम अली, है ना, सालिम अली के ऊपर लिखा गया बच्चों, और उनकी मृत्यु के बाद लिखा गया था। और यह डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है ना। संस्मरण जो होता है वह जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की याद में या उनकी यादों को जब कोई लेखक लिखता है तो उसे संस्मरण कहते हैं ना। संस्मरण मतलब किसी की याद में लिखा हुआ, और यह डायरी शैली में लिखा गया है ना, जैसे हम डायरी लिखते हैं उस शैली में यह लिखा गया बच्चों। और व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया गया है इसमें डॉक्टर सलीम अली का। तो अब हम आगे पढ़ते हैं सावले सपनों की याद, जो कि डॉक्टर पक्षी विज्ञानी जो थे सालिम अली, उनकी याद में लिखा गया है, और यह संस्मरण है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। ठीक है, तो सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। तो यह सालिम अली के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है। यहाँ पर कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। मतलब ये उनके मृत्यु के बाद लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है कि भीड़ भाड़ और जिंदगी के तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, है ना। तो कोई भी उनको वापस दोबारा नहीं लौटा सकता है। वह अपने आखिरी पलायन की तरफ चल दिए हैं, मतलब अपनी मौत के सफर में वो चल दिए हैं। कौन बच्चों? सालिम अली, जो कि प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी है ना। कौन है? प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों मतलब भी निर्झर होता बच्चों, है ना, निर्झर झरने, निर्झर, ठीक है। झरनों और आबशारों को प्रकृति की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते। तो मनुष्य की प्रकृति मतलब मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर चीज को मनुष्य की नजर से ही देखता है ना। प्रकृति को भी वो आदमी की नजर से ही देखता है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे।
कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा, है ना। यदि हम वापस वहां जाए तो भी हमें वैसा ही महसूस होगा कि वहां कृष्ण बंसी बजाई होगी, कृष्ण ने गोपिकाएं वहां पर गोपिकाओं के साथ रासलीला करी होगी। ऐसी सारी चीजें हमें वो घटनाक्रम हमें याद दिला देता है। कौन बच्चों? वृंदावन का नदी का सांवला पानी हमें वो सारी चीजें याद दिला देता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मतलब वृंदावन में कृष्ण की यादें हमेशा से ही समाई ही रहेगी, क्योंकि वृंदावन की पहचान ही कृष्ण की बांसुरी और कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है। मिथुकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। शती मतलब बच्चों 100, मतलब 100 की उम्र होने में उन्हें थोड़े ही दिन बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। मतलब सालिम अली जो थे वह मौत के समय तक पक्षियों की तलाश और उनके प्रति समर्पित रहे थे, है ना। पक्षियों के प्रति समर्पित थे क्योंकि वह पक्षी विज्ञानी थे और पक्षियों से उन्हें गहरा लगाव था बच्चों। उन जैसा बर्ड वाचर, बर्ड मतलब पक्षी, वाचर मतलब देखने वाला, है ना, पक्षियों को देखने वाला, है ना, शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं, है ना। प्रकृति को भी उन्होंने अपने प्रभाव में ले लिया था, यह उनका इस तरह का स्वभाव था। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, तो उनकी जो जीवन साथी मतलब उनकी जो पत्नी थी बच्चों, वह भी उनकी काफी मदद कर रही थी उनके सब कार्यों में, उनकी रहस्य भरी दुनिया बसाने में। मतलब उनके जो पक्षियों के साथ उनके जो क्रियाकलाप है उसमें उनकी पत्नी तहमीना ने भी बहुत मदद करी थी। और तहमीना जो थी उनके स्कूल जीवन की सहपाठी थी, स्कूल जीवन से उनके साथ पढ़ने वाली छात्रा रही थी। वो अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। केरल का प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थान है बच्चों साइलेंट वैली, तो वहां पे जो रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। तो चौधरी चरण सिंह जो थे बच्चों वो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और उनसे अनुरोध करने के लिए, केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए उनसे अनुरोध करने के लिए सालिम अली जो थे पक्षी विज्ञानी, वो उनसे मिलने गए थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। वो भी उससे बहुत प्रभावित हो गए थे कि सालिम अली जो है बिल्कुल सच कह रहे थे
जो उन्होंने उनके सामने चित्र रखा था कि पर्यावरण को इससे खतरा हो रहा है। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। सोंधी मतलब मिट्टी की जो खुशबू आती है, सौंधी सौंधी, उससे है सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। तो सालिम अली जो है इन पक्षियों की भी रक्षा के लिए इनका ध्यान रखते थे। वो है ना, हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर भी जीने वाले पक्षियों की वकालत करते थे। वो उनके लिए प्रकृति को वैसे ही बनाए रखना चाहते थे जिससे कि इन पक्षियों को कोई खतरा न हो। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो, स्पैरो मतलब चिड़िया होती है, एक चिड़िया का गिरना ना, इसका अर्थ होता है बच्चों एक चिड़िया का गिरना। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस, यह अंग्रेजी के प्रमुख साहित्यकार है, उपन्यासकार है, कि मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में है, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। मतलब बचपन में उनकी एयरगन से एक नीले कंठ वाली गोरैया घायल हो गई थी और उसी के द्वारा उनके मन में पक्षियों के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ था। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो आज भी ऐसा लगता है लोगों को जो कि उनके करीब रहे हैं, उनको ऐसा ही लगता होगा कि क्योंकि वो तो भ्रमणशील थे। भ्रमणशील मतलब इधर उधर घूमते थे वो। और किस लिए घूमते थे बच्चों? पक्षियों की तलाश में, है ना, उनको देखने के लिए उनको वॉच करते थे, उनको देखते थे वो कि पक्षियों का कैसा स्वभाव है ना, उनकी प्रकृति कैसी, इस प्रकार की चीजें देखते थे। यायावरी मतलब एक दूसरे यात्रा करने वाले, ठीक है बच्चों, यात्रा करने वाले, ठीक है। तो उनके जो करीबी, उनको आज भी ये लगता है कि सालिम अली कहीं नहीं गए हैं, वो तो कहीं पक्षियों की तलाश में गए होंगे, उनको देखने गए होंगे और अभी लंबी दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? तो इस तरह से यह एक संस्मरण था सालिम अली के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमने पढ़ लिया है और ये बहुत अच्छा पाठ था। सालिम अली जो पक्षी वैज्ञानिक है, आपको बात पता होना चाहिए।